हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मनोहर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का रसायन विज्ञान का प्रथम मॉडल पेपर का उत्तर की चर्चा करेंगे। जो बच्चों कई दिनों से कमेंट कर रहे थे, सर इसका उत्तर बताइए। तो बच्चों आज हम लोग उसी का आंसर देखेंगे। माँ सरस्वती की कृपा रही तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको इसी मॉडल पेपर से मिल जाएंगे। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चर्चा करेंगे इंटरमीडिएट कक्षा 12 रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर पे। तो जैसा कि मॉडल पेपर तो मैंने आपको पहले बता दिया था, अब इसका डायरेक्ट हम लोग उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुसंग गुणधर्म नहीं है। तो बच्चों इसका सही जवाब है पृष्ठ तनाव। इसका क्या जवाब है? पृष्ठ तनाव। दूसरा बच्चों, इसी में अथवा में हमने एक प्रश्न लिया था कि शुद्ध जल की मोलरता है। तो बच्चा इसका सही जवाब है 55.6 है इसका जवाब। अगला प्रश्न है बच्चों कि इस यौगिक में आयन में क्रोमियम की समन्वय संख्या है। तो बच्चों इसके क्रोमियम की समन्वय संख्या यहाँ पे 6 है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि कौन सा तत्व संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। तो बच्चों इसका सही जवाब है यस सी, स्कैंडियम। अगला प्रश्न है बच्चों CH3COCl + H2 में उत्पाद है। तो बच्चों इसमें उत्पाद होगा एल्डिहाइड। अगला प्रश्न है बच्चों के RnH2 + CHCl3 + 3KOH ये बनना है RCN3KCl + 3H2O। कह रहा उपयुक्त अभिक्रिया है। ये पूछ रहा है कौन सी अभिक्रिया है। तो बच्चों ये है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों कि ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं। तो बच्चे इसके सही जवाब है 1। अगला प्रश्न बच्चों अथवा में कि आरएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है। तो बच्चों इसका सही जवाब है थायमिन नहीं पाया जाता है बच्चों। और बहुविकल्पी प्रश्नों के बाद बच्चों हम लोग देखेंगे लिखने वाले प्रश्नों को। दूसरे का क में हमने प्रश्न लिया था कि परासरण दाब की परिभाषा दीजिए। आप कैसे सिद्ध करेंगे कि परासरण दाब अणुसंघ गुणधर्म है। तो ध्यान समझिएगा बच्चों, परासरण दाब की परिभाषा हम आपको बता रहे हैं। बच्चों परासरण दाब वह अतिरिक्त न्यूनतम दाब है जो एक अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा पृथक शुद्ध विलायक से विलयन में विलायक के अणुओं के स्वतः प्रवाह या परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया जाता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों, जैसे समझ लीजिए। तो बच्चों हम लोग परासरण दाब को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक P2 है, विलयन है, और यहाँ पे P1 क्या है? विलायक है, जल है, और दोनों को अर्ध पारगम झिल्ली से अलग किया गया है। तो बच्चों क्या होगा कि यहाँ से जो विलायक के अणु है अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा इधर आने लगेंगे। जब अर्ध पारगम झिल्ली से इधर आएंगे बच्चों, तो ये क्या होगा? P1 नीचे की तरफ आएगा। तो P1 नीचे की तरफ न आए बच्चों, ये बैलेंस में रहे, इसलिए इस पे एक दाब लगाया जाता है P2 पे। उसी को परासरण दाब कहा जाता है। देखिए अब ध्यान समझिएगा कि परासरण दाब वह अतिरिक्त न्यूनतम दाब है। क्या है? अतिरिक्त न्यूनतम दाब है जो अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा पृथक शुद्ध विलायक से विलयन में विलायक के अणुओं के स्वतः प्रवाह, यहां से स्वतः इसमें आएंगे बच्चों। तो कह रहा है रोकने के लिए कि ये इधर न आए, यहाँ पे एक दाब लगाया जाता है। रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया जाता है। यही क्या है बच्चों? परासरण दाब है कि ये P2 पे क्या करेगा? लगाया जाएगा। अब देखिए बच्चों, परासरण दाब को निम्न सूत्र से व्यक्त किया जाता है। तो बच्चों इसका सूत्र होता है P = CRT, जहां पे C क्या है? सांद्रता है, R क्या है? गैस नियतांक है, और T क्या है? तापमान है बच्चों। देखिए बच्चों R = यस भी होता है। क्या होता है? यस भी होता है, जिसको गैस स्थिरांक कहते हैं, या इसको विलयन स्थिरांक भी कहा जाता है। विलयन स्थिरांक भी कहा जाता है बच्चों। अब देखिए बच्चों, परासरण दाब का सूत्र होता है P = CHT। तो बच्चों होता है C = N/V होता है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों रखेंगे P = N/KV T। इसको बच्चों समीकरण में 1 बना लेंगे हम लोग। देखेंगे बच्चों, यदि आयतन
भी स्थिर हो तब, समीकरण 1 से। तो बच्चों यहां से निकालेंगे तो हो जाएगा, यदि आयतन भी स्थिर हो तो समीकरण 1 से, अतः परासरण दाब विलयन के कणों यन के संख्या के समानुपाती है। इससे यह सिद्ध होता है कि परासरण दाब एक अनुसंक गुणधर्म है। अब देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है कि Zn+2 का लवण सफेद होते हैं जबकि कॉपर+2 के लवण नीले रंग के होते हैं, ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो देखिए, समझते हैं हम लोग। जब Zn का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो ये होगा, इसके आउटर सेल में 4s2 निकलेगा। आज Zn+2 हो जाएगा तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के ये 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और जब 28 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बच्चों तो यहाँ पे 3d10 होगा लास्ट में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके निकल गए हैं। तो इसका तर्क देंगे बच्चों कि चूंकि Zn में सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है। Zn+2 में क्या है, देखिए यहाँ 3d10 लिखा है। जब इसको भरेंगे आप लोग इस तरह, तो डी में कितना हो गया, 5 खाना, 1 2 3, 1 2 3 4, एक और ले लीजिए 5। तो इसमें इसका फुल है, क्या है इसके बच्चों, इसके दम इलेक्ट्रॉन फुल है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वही कह रहा है कि Zn+2 में सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है, इसलिए Zn+2 लवण सफेद या रंगहीन होते हैं। उस तरह कॉपर का निकालेंगे बच्चों, तो कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बच्चों लास्ट में होगा 4s1, और कॉपर+2 का निकालेंगे तो हो जाएगा 3d9। तो यहाँ करेंगे, यह स्पष्ट है कि कॉपर+2 में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पे एक कमी है, इसलिए कॉपर+2 नीले रंग का होता है। इसके बाद प्रश्न है बच्चों कि संक्रमण धातुओं के आयन प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर है बच्चों कि संक्रमण धातुओं में प्रायः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे यह लिखा गया पुनित बच्चों, यहाँ रहेगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए संक्रमण धातु अनुचुंबकीय होते हैं। जैसे स्कैंडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बच्चों, तो देखिए ये 3d1 4s2 में, तो एक अयुग्मित, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब 3d वाला क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए स्कैंडियम क्या है, अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। बच्चों आप लास्ट तक टिके रहिएगा, परीक्षा की बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको लास्ट के वीडियो में बताऊंगा, वीडियो की समाप्ति पे, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहिए। अगला प्रश्न है गौ में कि हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की विवेचना उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए बच्चों, हेलोएरिन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक Cl+1 Na2+1 आदि हेलोएरिन के बेंजीन रिंग से जुड़े हैलोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो बच्चों इसके एग्जांपल में देखेंगे हम लोग नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होता है बच्चों, हमने एक बेंजीन बनाया, तो बच्चों हम लोग का उदाहरण में लिखेंगे पहले नाइट्रीकरण क्रिया को। देखिए बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, और ये शांत H2SO4 और शांत HNO3 के साथ, तो ये बनाएगा आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इधर बनाएगा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। देखिए बच्चों यहाँ पे रहता है तो आर्थो बोला जाता है, यहाँ पे रहेगा तो मेटा बोला जाता है, यहाँ पे रहेगा तो पैरा बोला जाता है। तो ये आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है और ये पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए बच्चों इसकी जो क्रियाविधि है निम्न चरणों में पूरी होती है। तो देखिए बच्चों जो इसकी क्रियाविधि है निम्न चरणों में पूरी होती है। तो पहला है कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 नाइट्रिक अम्ल से एक प्रोटॉन लेता है, जिससे नाइट्रोनियम आयन बनता है, जो एक प्रबल इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही है। जैसे कि H2SO4 HNO3 क्रिया करके बनाएगा NO2 HSO4 H2O। दूसरा है बच्चों कि नाइट्रोनियम आयन NO2 क्लोरोबेंजीन के बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन समृद्ध आर्थो और पैरा स्थितियों पर आक्रमण करता है, जिससे सिग्मा संकुल एरोनियम आयन बनता है। तो देखिए बच्चों ये बना है आपका आर्थो बना है और ये पैरा बना है, इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। तीसरा है बच्चों कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स
अस्थायी होता है। यह एक प्रोटॉन खोकर उत्पाद आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन तथा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का मिश्रण बनाता है, जिसमें पैरा उत्पाद प्रमुख होता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। अगला प्रश्न है कि हैलोएरीन में न्यूक्लियोफिलिक आक्रमणकारी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कह रहा बच्चों के हैलो एल्केन की नाभिक रागी स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो समझिए बच्चों, वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें नाभिक स्नेही अभिकर्मक जैसे कि OH, CN आदि भाग लेते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बच्चों आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ से क्या क्या है, OHCl को क्या क्या है प्रतिस्थापित कर दिया है, तो ये बन गया है CH3OHCl माइनस। तो कह रहे बच्चों कि हैलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है बच्चों। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला होता है एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको SN1 अभिक्रिया कहा जाता है प्यारे बच्चों। और दूसरा होता है कि द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे SN2 अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो मैंने बताया आपको कि वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें वेग निर्धारण पद में एक अणु भाग लेता है, SN1 अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है, KOH के साथ क्रिया बन रहा है, तो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बन रहा है। देखिए OH क्या है? एल्कोहल का सिंबल है। और फिर कह रहा है कि ये जो इसकी क्रिया विधि है निम्न प्रकार होती है। तो पहले लिया CH3CC, यहाँ से देखिए एक इलेक्ट्रॉन जल जाएगा, ये मंद क्रिया होती है, तो बनता है तृतीयक ब्यूटिल कार्बो धनायन। और फिर पुनः इसको अपक्रिया कराया जाता है, तो ये बनता है बच्चों तीव्र गति से क्रिया होगा, अब बनता है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। थोड़ा सा टेढ़ा है बच्चों, लेकिन पेपर में आता है। और दूसरा इसका देखेंगे बच्चों, तो वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में वेग निर्धारण पद में अभिकारक के दो अणु भाग लेते हैं, SN2 अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए CH3Cl प्लस NOH बनेगा CH3OH NaCl। तो जो बच्चों इसकी क्रिया विधि एक पद में होती है, और जो SN1 है उसकी क्रिया विधि दो पदों में होती है। तो देखिए इसका थोड़ा अपोजिट है, यहाँ पे SN2 है तो इसकी क्रिया एक पद में हो रही है, वहाँ पे SN1 है तो वहाँ पे क्रिया दो पद में हो रही है। और इसका एक से रिएक्शन है बच्चों HO, तो दिखाया जा रहा है कि इधर से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है मंद गति से, और यहाँ पे लेमडा प्लस है और यहाँ लेमडा माइनस है, और ये बने रहा है मेथनॉल। तो यह दिखाया गया बच्चों कि NaOH जब टूटता है तो Na प्लस में टूटेगा, OH इस तरह यहाँ पे एक माइनस चार्ज आता है। तो ये तो हम लोग S1 SN2 को समझे। और अब हम लोग अगला देखेंगे प्रश्न को। अगला प्रश्न है बच्चों कि मानव शरीर में प्रोटीन का कार्य क्या है? प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों समझते हैं बात को कि मानव शरीर में प्रोटीन का कार्य। मानव शरीर में प्रोटीन के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। पहला बच्चों है कि प्रोटीन हमारे शरीर में नए ऊतकों का निर्माण करते हैं तथा टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। दूसरा है बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट और वसा की अनुपस्थिति में प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तीसरा है बच्चों कि प्रोटीन शरीर में उपस्थित रक्त एवं अन्य जैविक द्रवों का pH नियंत्रित रखते हैं। और चौथा है बच्चों प्रोटीन RNA तथा DNA के निर्माण में सहायक होते हैं। और पांचवा है प्यारे बच्चों कि प्रोटीन एंजाइमों एवं हार्मोन्स का संश्लेषण करते हैं। तो ये कुछ इसके महत्वपूर्ण कार्य थे बच्चों। अब समझेंगे प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है। बच्चों परीक्षा से डरिए मत, परीक्षा से लड़कर सामना करिए और अपने हिम्मत रखिए और जज्बा रखिए कि पेपर में कैसा भी प्रश्न आएगा तो हम उसको उखाड़ फेंकेंगे। जब इस जज्बे से पेपर देने जाएंगे
तो पेपर आपको हल्का महसूस होगा, नहीं तो आप पेपर से डरे रहेंगे तो और 2-4 प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। देखिए, प्रोटीन का विकृतीकरण। जब प्रोटीन के जली विलयन को गर्म किया जाता है अथवा अम्ल या क्षार से अपक्रिया कराई जाती है तो प्रोटीन का अवक्षेपण हो जाता है तथा उसकी जैविक सक्रियता नष्ट हो जाती है। इस प्रकार की क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। जैसे दही का जमना विकृतीकरण का एक उदाहरण है। फिर बच्चों, प्रोटीन की विकृतीकरण से प्रोटीन की द्वितीयक एवं तृतीयक संरचना नष्ट हो जाती है, परंतु क्या बात है, परंतु प्राथमिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बच्चों, हम लोगों ने 2 प्रश्न कंप्लीट किया। अब तीसरा प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, तीसरा का क, कि राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए। इस नियम के आधार पर विलय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की विधि या सूत्र लिखिए। तो देखिए बच्चों, राउल्ट के नियम कह रहा है, इस नियम के अनुसार किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये तो इसकी परिभाषा है बच्चों, कि किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अर्थात P0 माइनस PS बटा में P0 बराबर XB बटा में XA प्लस XB। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि P0 क्या है, तो विलायक का वाष्प दाब होता है। PS क्या है, तो विलयन का वाष्प दाब होता है। 1 से 1 का है, 1 से 1 बच्चों होता है विलायक का मोल प्रभाज, और XB क्या है बच्चों, तो विलय का मोल प्रभाव होता है। अब देखेंगे बच्चों कि राउल्ट के नियम से विलय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक। तो बच्चों, निम्न व्यंजक से विलय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं बच्चों, P0 माइनस PS अपान P0 बराबर WB इंटू MA बटा में WA इंटू MB। तो यहाँ सबका मतलब समझ लेते हैं बच्चों। जहाँ पे MB क्या होता है, विलय का मोलर द्रव्यमान होता है। MA का होता है विलायक का मोलर द्रव्यमान होता है। WB क्या होता है, विलय की मात्रा होती है, और WA विलायक की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है बच्चों 3 का ख, उपसंयोजन यौगिकों में संयोजकता आबंध सिद्धांत को समझाइए। संयोजकता आबंध सिद्धांत VBT। देखिए बच्चों, उपसंयोजक यौगिकों के बनने तथा उनकी संरचनाओं एवं चुंबकीय व्यवहार की व्याख्या करने के लिए सन 1931 में पॉलिंग, जिनका नाम है एल पॉलिंग, ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे उनके नाम पर संयोजकता आबंध सिद्धांत VBT कहते हैं। इस सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। बच्चों, उन्होंने खोजा था, तो देखिए बच्चों, इन्होंने पहला बात क्या बताया, उपसंयोजन यौगिकों के केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में लिगेंड के संख्या के बराबर रिक्त sp तथा d कक्षक उपस्थित होते हैं। कह रहे बच्चों कि उपसंयोजन यौगिकों के केंद्रीय धातु परमाणु या आयन में लिगेंड के संख्या के बराबर क्या होता है, रिक्त होता है। जितने लिगेंड की संख्या उतने का sp तथा d कक्षक उपस्थित होते हैं। दूसरा बात है बच्चों, लिगेंडों की कुल संख्या के बराबर केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रिक्त sp d ऑर्बिटल संकरित होकर समान संख्या एवं समान ऊर्जा के नए कक्षक बनाते हैं, जिन्हें हाइब्रिड कक्षक कहते हैं बच्चों। तीसरा बात उन्होंने बताया बच्चों कि यदि संकर यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो उसे अनुचुंबकी, और यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो उसे प्रतिचुंबकी कहते हैं। चौथा पॉइंट है बच्चों
कि यदि संकरण sp हो, dsp2 हो, sp3 है, sp3d है या sp3d2 है आदि हो तो यौगिक की आकृति क्रमशः रैखिक होगा, वर्गाकार होगा, समतली होगा और चतुष्फलकी और त्रिकोणी, द्विपिरामिड या अष्टफलकी आदि होगी। बच्चों sp रहेगा तो रैखिक होगा, dsp2 रहेगा तो वर्गाकार समतली होगा, sp3 होगा तो चतुष्फलकी होगा, sp3d रहेगा तो त्रिकोणमिति द्विपिरामिड होगा और sp3d2 रहेगा तो अष्टफलकी होगा, जिसको क्रमशः लिखा गया है। अथवा में एक प्रश्न था बच्चों कि उप सहसंयोजन यौगिकों के वर्णन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो देखिए बच्चों, उप सहसंयोजन यौगिकों के वर्णन सिद्धांत सन 1893 में अल्फ्रेड वर्नर ने उप सहसंयोजन यौगिकों की संरचना एवं गुणों की व्याख्या करने के लिए सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे उप सहसंयोजन यौगिकों का वर्णन सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत की अवधारणाएं निम्नलिखित है। पहला है बच्चों कि उप सहसंयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। जो इसमें के पहला है बच्चों कि प्राथमिक संयोजकता या आयनीकरण संयोजकता, दूसरा है कि द्वितीयक संयोजकता या गैर आयनीकरण संयोजकता। तो समझिए बच्चों कि जो प्राथमिक संयोजकता है बच्चों, प्राइमरी वैलेंसी को ऋणावेशित परमाणुओं या समूहों द्वारा संतुष्ट होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं विद्युत उदासीन अणुओं या विद्युत आवेशित परमाणु या ऋणावेशित द्वारा संतुष्ट होती है। तीसरा बात है बच्चों कि प्राथमिक संयोजकताएं धातु की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, जिसे बिंदु रेखा यानी डॉटेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि द्वितीयक संयोजकता धातु की उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या को प्रदर्शित करती है। इसे ठोस रेखा यानी कि सॉलिड लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान समझिएगा बच्चे, बात को करें जो प्राथमिक संयोजकता है उसको डॉटेड से दिखाएंगे और जो द्वितीयक संयोजकता होगा उसको एक रेखा द्वारा दिखाया जाएगा। यही बात लिखा है बच्चों। चौथा पॉइंट है कि प्राथमिक संयोजकताएं आयनीकरण और द्वितीयक संयोजकताएं गैर आयनीकरण होती हैं। तो देखिए बच्चों, जो प्राथमिक संयोजकताएं प्राइमरी वैलेंसी होती है, ऋणावेशित परमाणु या समूहों द्वारा संतुष्ट होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं विद्युत उदासीन परमाणुओं या विद्युत आवेशित परमाणु ऋणावेशित द्वारा संतुष्ट होती है। तीसरा है बच्चों कि प्राथमिक संयोजकता धातु की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, जिसे बिंदु रेखा यानी डॉटेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि द्वितीयक संयोजकता धातु की उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या को प्रदर्शित करती है और इसे ठोस रेखा यानी कि सॉलिड लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों इन्होंने कहा कि जो प्राथमिक संयोजकता है वो ऑक्सीकरण को बताएगा और उसको कैसे दिखाएंगे, डॉटेड द्वारा दिखाया जाएगा, और जो द्वितीयक संयोजकता है धातु के उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या को प्रदर्शित करेगा और इसे ठोस लाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। चौथा पॉइंट कर रहा है कि प्राथमिक संयोजकताएं आयनीकरण और द्वितीयक संयोजकताएं गैर आयनीकरण होती हैं। बच्चों देखिए बच्चों, यहाँ पे दिखाया गया है कोबाल्ट के साथ देखिए NH3 जुड़ा है और Cl जुड़ा है। तो Cl दिखा रहा है कि प्राथमिक संयोजकता को प्रेजेंट कर रहा है और NH3 क्या कर रहा है, द्वितीयक संयोजकता को प्रेजेंट कर रहा है। और जब इसका CONH3 का आयनीकरण निम्न प्रकार होता है बच्चों, इसको तोड़ा जाएगा तो बनेगा CONH3 प्लस 3 आएगा, यहाँ पे 3Cl माइनस बनेगा और इसमें कुल 4 आयन प्राप्त होते हैं। बच्चों इस बात को समझे होंगे आप लोग। आगे देखेंगे बच्चों, आगे प्रश्न नंबर 3 का ग है, कह रहे बच्चों कि विटामिन क्या है। विटामिन क्या है? विटामिन ए, सी, डी के प्रमुख स्रोत बताइए। इनकी कमी से होने वाले एक एक रोग का नाम भी बताना है आपको। समझिए बच्चों कि विटामिन क्या है।
वे कार्बनिक यौगिक, क्या? वे कार्बनिक यौगिक जो मनुष्य एवं जंतुओं के स्वास्थ्य, शरीर की वृद्धि एवं पोषण तथा जीवन क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक होते हैं, विटामिन कहलाते हैं बच्चों। इसे अतिरिक्त आहार कारक भी कहते हैं। कह रहे कि विटामिन की कमी से अभावजन्य रोग जैसे कि रतौंधी, बेरी, स्कर्वी आदि रोग होते हैं। तो देखेंगे बच्चों विटामिन ए, सी व डी के प्रमुख स्रोत। तो विटामिन ए का बच्चों इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है नाम बच्चों? इसका रेटिनॉल नाम होता है। आज जैसे प्रमुख इसका स्रोत क्या है? तो प्रमुख स्रोत होता है दूध, मक्खन, अंडा, काट लीवर, आयल, पालक, टमाटर, गाजर, पपीता आदि। और इसके कमी से कौन कौन से रोग होते हैं बच्चों? विटामिन ए की कमी से रोग होने वाले तो रतौंधी हो जाती है, शिशुओं की वृद्धि मंद हो जाती है बच्चों, त्वचा शुष्क होने लगती है, इससे होने वाले रोग हैं। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम बच्चों एस्कॉर्बिक अम्ल तथा रासायनिक सूत्र होता है C6H8O6 है। इसका प्रमुख स्रोत है बच्चों आंवला, संतरा, नींबू, मौसम्बी, पत्ता गोभी, सेम की फली, टमाटर आदि। और बच्चों इसकी कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। इस रोग से घाव आसानी से नहीं भरते हैं, हड्डियां भंगुर होने लगती है और मसूड़े फूल जाते हैं और उनमें से रक्त आने लगता है बच्चों। इसके बाद नंबर है तीसरा विटामिन डी। बच्चों इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, सूत्र होता है C28H44O है। इसका प्रमुख स्रोत होता है बच्चों पराबैंगनी प्रकाश किरणें में, कॉड लीवर आयल में, मांस में, अंडा में, मक्खन में, घी आदि में विटामिन डी मिलता है। और इसके कमी से होने वाले रोग है रिकेट्स या सूखा रोग। इसमें हड्डियां मुलायम, कमजोर, लचीली एवं टेढ़ी हो जाती हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि निर्जलीकरण क्या है? एथिल एल्कोहल की निर्जलीकरण की क्रियाविधि बताइए। तो बच्चों निर्जलीकरण कारण क्या है समझिए कि जब निर्जलीकारक पदार्थों जैसे, कौन निर्जलीकारक पदार्थ है बच्चों? जैसे कि सांद्र H2SO4, आर्थोफास्फोरिक अम्ल H3PO4, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 आदि की क्रिया द्वारा एल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट, वसा अम्लों से जल के अणु निकल जाते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। जैसे बच्चों C2H5OH, इसकी उपस्थिति रहेगा सांद्र H2SO4 के साथ। सांद्र H2SO4 इसको गर्म करना 160 डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो बनेगा बच्चों C2H4। यहां से क्या निकलेगा? जल बाहर निकल जाएगा। ये बनेगा बच्चों एथिलीन। क्या बनेगा? एथिलीन बनेगा। तो वही कह रहा है बच्चों कि जब निर्जलीकारक पदार्थ जैसे कि सांद्र H2SO4, आर्थोफास्फोरिक अम्ल या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड आदि की क्रिया द्वारा क्या हो सकता है? एल्कोहल हो सकता है। देखिए हम लोग यहाँ पे एल्कोहल लिया है, या कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, वसा भी हो सकता है। अम्लों से जल के अणु को क्या करना है? बाहर निकालना है। यही क्रिया क्या कहलाती है? निर्जलीकरण कहलाती है। फिर कह रहा है कि एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण क्रिया विधि। तो देखिए बच्चों एथिल एल्कोहल का निर्जलीकरण क्रिया निम्न प्रकार होता है। वही रिएक्शन है बच्चों C2H5OH को गर्म करना है बच्चों 160 से 170, H2SO4 तो बन जाएगा C2H4 प्लस जल इसमें से बाहर निकल जाएगा। ये बन जाएगा बच्चों एथिलीन। ये बच्चों सांद्र होता है। तो देखेंगे बच्चों इसकी क्रिया विधि निम्न चरणों में होती है।
कह रहा है कि एथिल अल्कोहल के ऑक्सीजन परमाणु पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जिनसे एक अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण करके एथिल ऑक्सोनियम आयन बनाता है। तो देखिए यहाँ पे इसका रिएक्शन लिखा गया है CH3CH2, ये OH है। यहाँ से क्या कर रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, जो अब क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसी को एकाकी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जिनमें से एक अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण करता है। एक यहाँ पे देखिए प्रोटॉन को ग्रहण किया है और ये एथिल ऑक्सोनियम आयन बना रहा है इधर। इसके बाद बच्चों जो ऑक्सोनियम आयन है, इसमें से एक अणु जल त्याग करके कार्बोनियम आयन बना देता है। तो देखिए ये ऑक्सीनियम आयन है, इसमें से क्या कर रहा है, एक जल निकल रहा है, तो ये एथिल कार्बोनियम आयन बन रहा है। इसके बाद बच्चों तीसरे नंबर पे कि एथिल कार्बोनियम आयन प्रोटॉन मुक्त करके एथिलीन बनाता है। ये देखिए आपको एथिलीन बन गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को भी हम लोग समझे। अगला प्रश्न है बच्चों 4 नंबर में, 4 का क है कि भार अनुसार 25% ग्लिसरॉल C3H8O3 के विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो पहले बच्चों हम लोग मोल अंश समझते हैं कि मोल अंश क्या होता है। तो देखिए बच्चों मोल अंश क्या है कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, किसके, विलेय या विलायक की मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय या विलायक का मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं बच्चों। करें कि यदि विलेय और विलायक के मोलों की संख्या क्रमशः स्मॉल n तथा कैपिटल N हो, तब जब विलेय का मोल अंश निकालेंगे बच्चों, तो जो विलेय के मोलों की संख्या n ऊपर रहेगा और दोनों के मोलों की संख्या के नीचे रहेगा, योग नीचे रहेगा। उस तरह विलायक का मोल अंश निकालेंगे तो कह रहा है कि विलायक के मोलों की संख्या क्या है, कैपिटल N है, तो ऊपर रहेगा और टोटल दोनों का योग नीचे रहता है बच्चों जिसका निकालना होता है उसका ऊपर रहेगा मोलों की संख्या और टोटल मोलों की संख्या नीचे रहता है। अब इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद से सवाल दिया था बच्चों, तो देखिए लिखा है कि 25% भार अनुसार का अर्थ क्या है कि 100 ग्राम विलयन में 25 ग्राम ग्लिसरॉल है। उसने कहा कि 25%, तो उसी 25% भार के अनुसार का अर्थ होगा कि यदि 100 ग्राम विलयन में 25 ग्राम क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा। अतः H2O की मात्रा हो जाएगी बच्चों 100 - 25 यानी कि 75 ग्राम, क्योंकि 25 ग्राम तो उसमें ग्लिसरॉल है। और H2O का अणुभार निकालेंगे बच्चों तो हो जाएगा 18 होगा, क्योंकि आप जानते हैं हाइड्रोजन का 2 होता है, 1 होता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 16 होता है, जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। उसी तरह ग्लिसरॉल का भी अणुभार निकालेंगे बच्चों, तो C का 12 होता है तो 3 × 12 करेंगे, H का 1 होता है तो 8 और 1 करेंगे, और O का 16 होता है तो 16 × 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। इसको जोड़ेंगे गुणा करके तो हो जाएगा 92 हो जाएगा। फिर निकालेंगे बच्चों ग्लिसरॉल की मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर होता है ग्राम बटा में अणुभार, n बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान बटा में अणुभार। तो यहाँ से द्रव्यमान तो हम लोग निकाले हैं कि 25 है। देखिए ग्लिसरॉल कितना ग्राम है, 25 ग्राम है, और इसका अणुभार कितना है, 92 है, तो भाग करेंगे तो बच्चों आएगा 0.2717। फिर इसी तरह बच्चों निकालेंगे जल के मोलों की संख्या, तो जल का द्रव्यमान कितना है बच्चों 75 है, इसका अणुभार कितना है तो 18 है, भाग लगाएंगे तो आएगा 4.1666। और ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या निकालना है बच्चों, तो मैंने बताया कि जिसका निकालना होता है वो ऊपर आता है। ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या कितना निकाले हैं हम लोग, तो ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या निकाले हैं 0.2717, अब बटा में दोनों का योग ले लेंगे बच्चों तो हो जाएगा 0.2717 प्लस 4.1666। तो बच्चों इसको भाग लगाएंगे जोड़ के तो आएगा 0.0622। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों पेपर में सवाल भी आता है, ध्यानपूर्वक करेंगे तो बहुत आसान सवाल होता है, इसको कर सकते हैं आप लोग।
देखिए बच्चों, प्रश्न है कि 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया है और 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। अब बच्चों, जल के लिए केवी का मान होता है 0.52 केजी मोल इनवर्स। तो बच्चों, सवाल को लगाने के पहले आप देख लेंगे कि हल दिया क्या है। तो देखिए, ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना दिया है, तो 9 ग्राम दिया है, इसको WB से लिखेंगे। और कह रहा है कि 500 ग्राम जल में घोला गया, कितने में, तो ये विलायक का है बच्चों। किसका है, ये विलायक होता है, विलायक का, ये विलायक का द्रव्यमान है। और ये किसका है बच्चों, ये विलेय का द्रव्यमान है। बात को समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, ये बात आपको लिखना जरूरी है। तो जो विलेय का द्रव्यमान है इसको WB से, या विलायक के द्रव्यमान को WA से प्रदर्शित किया जा रहा है। और केवी का मान तो आपको दे दिया है 0.52 केजी मोल इनवर्स। और जो इसका दाब है 1.01 बार दिया है। ठीक है बच्चों, विलयन पे क्वथनांक पूछ रहा है। तो जल का अणुभार निकालेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, एक सूत्र होता है डेल्टा TB 1000 गुणे KV इंटू WB अपान MB इंटू WA। तो सूत्र के अकॉर्डिंग बच्चों निकालेंगे तो 1000 का 1000 रख देंगे। केवी का मान देखिए आपको दिया है प्रश्न में कि 0.52 रख देंगे। WB का मान देखिए निकाले हैं 9 ग्राम, 9 ग्राम रख देंगे। फिर MB किसका लेना है बच्चों, MB बोले तो विलेय का द्रव्यमान। तो जब विलेय का द्रव्यमान निकाला जाएगा बच्चों, देखिए तो विलेय का द्रव्यमान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे 180। और WA यानी कि विलेय का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान सॉरी, तो ये 500 ग्राम दिया है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 500 ग्राम रख देंगे। बच्चों, इसको मान रखने के बाद आप आसानी से गुणा भाग करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मान आएगा 0.052 केल्विन। ठीक है बच्चों। फिर आपसे प्रश्न में बोला है कि चूंकि 1.01 बार दाब पर जल का क्वथनांक बच्चों होता है 373 केल्विन, अतः विलयन का क्वथनांक में क्या करेंगे बच्चों, ये जो इसका मान आया है 0.52 केल्विन को इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों 373.052 केल्विन। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बच्चों, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक रखेंगे और सूत्र याद रखेंगे तो सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं बच्चों। क्योंकि थ्योरी याद करने में ज्यादा समय लगेगा, सवाल में थोड़ा आप कैलकुलेशन जानते रहेंगे तो कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं होता है सवाल केमिस्ट्री का। देखिए, इधर हल भी किया गया था कि चूंकि इतना है तो जोड़ने पर कितना, इतना होगा। आगे देखते हैं बच्चों। प्रश्न है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम बताइए। करें कि कॉपर सल्फेट विलयन में 2 एम्पीयर की धारा 450 सेकेंड तक विद्युत अपघटित किया गया तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो पहला तो पूछा है कि विद्युत फैराडे का विद्युत अपघटन नियम बताना है। तो पहले फैराडे साहब का नियम को समझते हैं हम लोग। तो फैराडे साहब ने 2 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे बच्चों, 2 नियम दिए थे। और इनका प्रथम नियम था प्यारे बच्चों कि विद्युत अपघटन अभिक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट विलयन में प्रवाहित कुल आवेश के समानुपाती होता है बच्चों। देखिए, कह रहा है निक्षेपित पदार्थ की मात्रा को बच्चों हम लोग लिखेंगे W से। किसे लिखेंगे बच्चों, इसको लेंगे हम लोग W से। और कह रहा है विद्युत अपघट में प्रवाहित कुल आवेश को हम लोग लेंगे बच्चों Q से। तो देखिए, कह रहा है कि जब उसकी जो मात्रा है उसके विद्युत अपघट में प्रवाहित कुल आवेश के समानुपाती होता है। तो देखिए, हमने मात्रा को उसके समानुपाती कर दिया। और आपको पता है कि जब इसको हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा, या W बराबर एक नियतांक आएगा बच्चों Z, ये हो जाएगा ZQ हो जाएगा। और आप जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, IT होता है। क्या होता है बच्चों, Q बराबर IT। क्लास 10 में पढ़े होंगे बच्चों कि Q बराबर IT होता है। तो यहां से हो जाएगा या W बराबर ZIT। ठीक है बच्चों। और यहां से पूछा जाएगा कि सर Z क्या है,
तो आप बता सकते हैं कि जेड क्या स्थिरांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। ये बात आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। विद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम कहता है कि विद्युत अपघटन अपक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्ट विलयन में प्रवाहित कुल आवेश के समानुपाती होती है। तो W समानुपाती Q होगा, यहाँ से हटाएंगे स्थिरांक, ये समानुपाती का नियतांक, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक आ जाएगा Z, जिसको कहते हैं स्थिरांक या विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और यहाँ से Q बराबर होता है बच्चों IT, तो यहाँ पे रख देंगे तो W बराबर ZIT आपको फार्मूला मिलेगा। फैराडे का द्वितीय नियम है बच्चों कि श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांक E के समानुपाती होता है। तो देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की निक्षेपित मात्रा, फिर मात्रा की बात किया है यानी कि W, अगर उसके रासायनिक तुल्यांक E के क्या होता है, समानुपाती होता है, तो समानुपाती E ले लेंगे, W समानुपाती E। और बच्चों यहां से यदि W को इधर भेज दिया जाए, E को इधर, तो ये हो जाएगा W बटा में E। इसको हटाएंगे तो कोई नया स्थिरांक आ जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, स्थिरांक हो जाएगा, या W1 बटा में W2 बराबर E1 बटा में E2 होगा बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ से निकालेंगे तो W1 अपान W2 बराबर E1 अपान E2 मिलेगा। और आप जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, ZIT होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, और ये कहाँ से जानते हैं, इन्हीं के प्रथम नियम से, किन्हीं के नियम से, फैराडे साहब के प्रथम नियम से, कहीं दूसरे जगह से नहीं मिला है हम लोग को, फैराडे के प्रथम नियम से ही मिला है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों तो W1 है तो Z1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Z1 हो जाएगा, IT का IT रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे निकालेंगे तो Z2 IT हो जाएगा बराबर E1 बटा में E2 हो जाएगा। और आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि IT से IT को कटा दिया जाएगा तो आपको यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा, Z1 अपान Z2 बराबर E1 बटा में E2 एक रिलेशन मिलेगा बच्चों। और यही क्या है, फैराडे साहब का द्वितीय नियम है। आसान नियम है बच्चों, उन्होंने कहा कि पदार्थों की मात्रा रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, हमने समानुपाती कर दिया, हटाएंगे इनको इधर लाएंगे तो यानी स्थिरांक मिलेगा। यहाँ से रिलेशन हो जाएगा कि W1 अपान W2 बराबर E1 अपान E2, और यहाँ से W1 बराबर क्या है, ZIT है, और ZIT यहाँ पे Z1 IT हो जाएगा, यहाँ पे Z2 IT हो जाएगा, यहाँ से IT से IT कटेगा तो मिलेगा Z1 अपान Z2 बराबर E1 अपान E2। ध्यान रख सकते हैं इसको। और एक सवाल है बच्चों, इसमें सवाल में दिया है, क्या क्या दिया है बच्चों, आपको धारा दिया है 2 एम्पियर, समय दिया है 450 सेकेंड, और आपको यहाँ से मात्रा पूछा है यानी कि W का मान पूछा है। तो अभी आपने W का फार्मूला निकाला था, सूत्र निकाला था कि W बराबर होता है ZIT होता है प्यारे बच्चों। देखिए बच्चों प्रश्न में हम लोग को दिया है कि I बराबर 2 एम्पियर, T बराबर 450 सेकेंड और W का मान पूछा है। और W बराबर सूत्र होता है प्यारे बच्चों W बराबर ZIT। I का मान तो दिया है, T का मान दिया है, Z का मान नहीं दिया है। तो Z निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों Z बराबर धातु का परमाणु भार बटा धातु की संयोजकता गुणे 96,500। तो यहाँ से धातु का परमाणु भार है बच्चों 63 और धातु की संयोजकता है 2, और यहाँ पे दिया है 96,500, और कॉपर की संयोजकता कितनी होती है बच्चों, 2 होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को Z का मान मिलेगा, और Z का मान यहाँ पे लाके हम लोग पुट कर देंगे, हो जाएगा Z का मान रख दीजिए 63 बटा के 2 गुणे 96,500, और I का मान बच्चों कितना है, 2 एम्पियर है, और T का मान है बच्चों 450 सेकेंड, ठीक है बच्चों। इसको पूरा हल करने के बाद बच्चों आपको मिलेगा 0.293 ग्राम, और यही बच्चों इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है,
अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। और आपको प्रश्न में log 8 का मान दिया है 0.9030। तो देखिए बच्चों, पहले हम लोग अंतर समझते हैं, उसके बाद एक न्यूमेरिकल है उसको भी हम लोग लगाएंगे। तो अभिक्रिया के आणविकता और कोटि में क्या अंतर है प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि अभिक्रिया की आणविकता क्या है। तो कह रहे कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। जैसे कि H2 + Cl2 = 2HCl की आणविकता क्या है, 2 है। कितने लोग इसमें भाग लिए हैं बच्चों, तो इसमें 2 लोग भाग लिए, एक H2 लिया है, एक Cl2 लिया है, जिसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है, कोटि कहलाती है। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया H2 + Cl2, यहाँ पे H प्रकाश की मात्रा को, प्रकाश को बता रहा है। 2HCl की कोटि क्या होती है, 0 होती है। ये जहां दिख गया तो समझ जाइए कि बच्चों इसकी कोटि क्या होगी, 0 होगी। तो दूसरा प्रश्न है कि दूसरा अंतर है बच्चों कि अभिक्रिया की आणविकता कभी भी 0 नहीं हो सकती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि 0 हो सकती है। देखिए, अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्णांक तथा धनात्मक होती है, लेकिन जो अभिक्रिया की कोटि होती है बच्चों, ये भिन्नात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। चौथा पॉइंट है कि अभिक्रिया की आणविकता अभिक्रिया की क्रियाविधि के आधार पर ज्ञात की जा सकती है, और जबकि अभिक्रिया की कोटि बच्चों ये प्रयोगों द्वारा निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा ज्ञात की जाती है। तो ये कुछ इसके मुख्य रूप से अंतर थे प्यारे बच्चों। तो देखिए बच्चों, आंकिक प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो प्रथम शर्त के अनुसार देखिए, सूत्र होता है K = 2.303 बटा में T log A बटा में A-1 से। तो ये तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये सूत्र में 2.303, T का मान 10 मिनट दिया है। लॉग कह रहा है कि 20% खर्च होता है, तो 20% खर्च है तो हम मानेंगे कि 100 है, 100 में से क्या करेंगे हम लोग, 20 को खर्चा कर देंगे। तो ये देखिए, जब 10 से भाग लगाएंगे यहाँ पे तो 0.1 का स्थान इधर को सक जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0.2303 हो जाएगा, और log 100 बटा में 80 हो जाएगा। ठीक, और एक जीरो से एक जीरो कटा दिया गया हमने। ठीक बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.2303 log। यहाँ से देखिए बच्चों, भाग में रहता है तो ये घटाने में हो जाता है, तो ये log 10 माइनस log 8 हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो 0.2303 log 10 का मान 1 होता है प्यारे बच्चों। log 8 का मान प्रश्न में ही दिया है 0.9030, और फिर इसको यहाँ से घटाएंगे तो मिलेगा, एक में से इसको घटाएंगे तो मिलेगा 0.0270, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो मिलेगा 0.0223 मिनट इनवर्स मिलेगा। यहाँ से हम लोग K का मान निकालिए बच्चों। और दूसरी शर्त से जब T बराबर निकालेंगे तो सूत्र बन जाएगा 2.303 बटा में K। ये बच्चों K ट्रांसफर हो जाएगा, K जैसे यहाँ से K निकालना होता है K यहाँ चला जाता है, और T निकालना होगा तो ये T यहाँ से यहाँ चला जाएगा, K यहाँ पे आ जाता है। तो T बराबर निकालेंगे तो 2.0303 बटा में K log 100 बटा में 80 माइनस 100 बटा में 100 माइनस 80। तो यहाँ से जब निकालेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, ये तो मान वही रहेगा, K की जगह K रहेंगे, log 100 में से यहाँ से 80 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटा दीजिए। यहाँ से बच्चों 2.303 बटा में K, और यहाँ से हो जाएगा log 10 माइनस log 2। तो ये 2.303 बटा में K, log 10 का मान 1 होता है, log 2 का मान 0.3010 होता है। इसको घटाएंगे तो बच्चों मिलेगा 0.6990। और यहाँ से देखिए बच्चों, हम लोग ने K का मान यहाँ निकाला है 0.0223, तो यही K का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे 0.0223 को, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आएगा 72.188 मिनट, जो लगभग परीक्षाओं में हर साल ही पूछा जाता है ऐसे प्रश्न बच्चों। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। देखिए बच्चों, चौथा का घ का पहला है प्रश्न है, ल्यूटीशियम हाइड्रॉक्साइड, ल्यूटीशियम हाइड्रॉक्साइड की अपेक्षा लेंथेनम ऑक्साइड अधिक क्षारीय क्यों होता है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर है कि लेंथेनाइड आकुंचन के कारण लेंथेनाइड तत्वों के हाइड्रॉक्साइड की का क्षारीय गुण या प्रकृति लेंथेनम La से लेंथेनम से ल्यूटीशियम या ल्यू तक घटती है।
अतः यही कारण है कि ल्यूटीशियम हाइड्रॉक्साइड YeOH के होल थ्राइस की अपेक्षा लेंथेनम हाइड्रॉक्साइड YeOH के होल थ्राइस अधिक क्षारीय होता है। एक लाइन बस याद रखना है बच्चों कि लेंथेनाइम आकुंचन के कारण लेंथेनाइम तत्वों के हाइड्रॉक्साइड का क्षारीय जो गुण है जो लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक क्या होता है, घटता है। इसी बात को याद रखना है बच्चों कि लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक क्या होता है, घटती है। और यही इसका कारण भी है कि ल्यूटीशियम हाइड्रॉक्साइड की अपेक्षा लेंथेनम हाइड्रॉक्साइड अधिक क्षारीय होता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि लेंथेनाइड आकुंचन क्या है, इसके दो कारण तथा प्रभाव बताइए। तो देखिए बच्चों, लेंथेनाइड आकुंचन परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ लेंथेनम तत्वों की परमाणु त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक घटती जाती है। तत्वों के इस प्रकार के गुण को लेंथेनाइड आकुंचन या संकुचन कहते हैं। लेंथेनाइड आकुंचन के कारण, इसके निम्न कारण है। पहले बच्चों देखते हैं आगे। पहला है कि लेंथेनाइड तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने पर नए आने वाले इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में न जाकर N-2F उपकोश में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बल का मान बढ़ता जाता है, जिससे परमाणु या आयन का आकार संकुचित या कम हो जाता है। दूसरा देखेंगे बच्चों कि 4f इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है, जिसके कारण नाभिकीय आवेश का बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर खिंचाव कम होती जाती है, जिससे परमाणु त्रिज्या कम होने लगती है। तो बच्चों ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसको मद्देनजर रखते हुए देखिए ये 5 का हम दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे। अब बच्चों मैंने आपको एक बात बताया था कि मैं वीडियो के लास्ट में एक बात बताऊंगा कि परीक्षा में कैसे आपको कॉपी लिखना है। तो देखिए बच्चों, आप जब भी परीक्षा में कॉपी लिखना स्टार्ट करिएगा तो सबसे पहले उस प्रश्न को लिखिएगा जिसका उत्तर आपको पूर्ण रूप से और अच्छे तरीके से याद है। अब पहले दूसरे तीसरे पेज पे आप उसी प्रश्न का उत्तर दीजिएगा जिसका प्रश्न का उत्तर आपको सही सही याद है। जब आप पहले दूसरे तीसरे पेज पर जब सही से उत्तर लिखेंगे और कॉपी जब आपकी जांची जाएगी तो जो टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा तो वो देखेगा कि लड़का ने पहला दूसरा तीसरा उत्तर सब सही किया है, तो उसके बाद अगले प्रश्नों को जब जांचेगा तो वो उतना बारीकी से नहीं चेक करेगा, वो ससरी निगाहों से देखता जाएगा और कॉपी को आपके चेक करते जाएंगे। इससे आपको उसके नंबर भी और अच्छे मिलने की प्रबल संभावना है और मिल भी सकते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए आप अपना कॉपी लिखना प्रारंभ करिए। धन्यवाद, मिलते हैं एक अगले वीडियो में।